नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नॉकआउट एजुकेशन पॉइंट पर, जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है हर विषय की क्लास। यानी कि हम अपने अध्ययन को और अच्छा और सुंदर बना सकते हैं इस मंच पर आकर। तो मेरे इस मंच से जुड़ने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप हिंदी की क्लासेस अच्छे से ले पाएँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अध्ययन करेंगे अलग अलग विषयों का। तो अलग अलग विषयों में से पहला विषय हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, और हिंदी में मैंने भाषा और उसके उद्गम, वर्ण, शब्द, इनके बारे में आपको बताया। तो आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या है? मैंने बताया था आपको कि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्य ही क्या है? हमारी भाषा को बहुत सुंदर, सुदृढ़ और अच्छा बनाता है ना। अब मैंने ये भी बोला था कि भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है, और व्याकरण के अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पहले हम लिखित, सांकेतिक, भाषा के स्वरूप को पढ़ते हैं, लिपि, बोली, उपबोली, इनको। उसके बाद वर्ण, अक्षर और उनसे शब्द बनाते हैं, और फिर हम वाक्यों की ओर आते हैं। लेकिन वाक्य को बनाने के लिए, क्योंकि वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का समूह। और वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? किसी भी एक वाक्य को बनाने के लिए, जो कि क्या हो? सफल वाक्य हो, और क्रम में हो, और उसका सही अर्थ निकले, और उसको सही क्रम में सजा पाएँ, इसके लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का ज्ञान करना आवश्यक है। मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के CBSE सिलेबस के अनुसार, जो पाठ्यक्रम हमें दिया हुआ है उसके अनुसार। अगर आप पाठ्यक्रम के साथ साथ इनमें से किसी एक विषय पर या इन सभी विषयों पर अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो मैं रेणु जैन आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगी। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य फिलहाल सबसे ज़्यादा किस पर है? 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा पर। लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा के साथ हमारे हिंदी के इन वीडियोस को कक्षा 7 और 8 के बच्चे भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जो लिया है वो बेसिक से कुछ बातें हैं जो कि कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, ताकि कक्षा 9 और 10 में जाते वक्त उनको इन चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि, नॉट द लिस्ट। अभी हैं इनमें और भी टॉपिक्स, जैसे पद विचार, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, है ना, पूर्ण विराम, हलंत, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत कुछ बाकी है। तो अगर मैं एक एक टॉपिक को भी लेके चलूँ तो हमारा आधा घंटा का एक एक लेक्चर होता है। तो अगर कोई चाहता है पर्सनली पढ़ना, तो मैं आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी। लेकिन आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इन विषयों में से किसी पर पढ़ना है या नहीं। मेरे हिसाब से तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि पढ़ना ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ज़रूरी नहीं पढ़ाई का अर्थ खाली पढ़ लिख कर काम करना ही है। ज़रूरी नहीं पढ़ाई का अर्थ खाली पढ़ लिख कर काम करना ही है। पढ़ाई से हमारी बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिक विकास। और जिसके पास का बौद्धिक विकास अच्छा होता है, जिसके पास अच्छी बुद्धि है, वो अपने आप को सफलता की ओर ले जाता है। और जो हम आजकल पढ़ते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, समझते हो ना, प्रतियोगिता परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हमें फाइट करना होता है, हमें प्रतियोगी बनना होता है, हमें उनको अध्ययन करना होता है। UPCC, UPSC, RPSC, RAS, IAS, है ना, लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए, जैसे BDO, VDO, है ना, ग्राम सेवक, इन सब के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो हमें अपने अध्ययन को अभी से इतना सुदृढ़ और अच्छा बनाना है कि हम आगे जाकर एक अच्छे पदाधिकारी बन पाएँ, एक अच्छे वक्ता बन पाएँ, एक अच्छे व्याख्याता बन पाएँ, और एक अच्छे व्यापारी वर्ग की ओर भी बढ़ पाए। बाकी आपकी इच्छा है, जो जैसा फील्ड यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम आज पढ़ रहे हैं वाक्य विचार के बारे में। वाक्य विचार क्या है? कोई बता सकता है? वैसे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि वाक्य विचार क्या है। मैं इसलिए बोर्ड से दूर थी कि आप मेरे लिखे हुए को
अच्छे तरीके से पढ़ पाए। वाक्य क्या है? शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि वर्ण यानी कि अक्षर, स्वर और व्यंजन, इनसे क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य से क्या होती है? हमें लिखने, बोलने, पढ़ने की एक सुदृढ़ शक्ति प्राप्त होती है, जिसके जरिए हम अपनी बात दूसरे तक अलग अलग रूप में आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने वाक्य को पढ़ लिया कि व्यवस्थित और सार्थक। व्यवस्थित मतलब सही क्रम में, सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के प्रकार पर अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना है कि वाक्य के अंग क्या है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसका मुख्य पॉइंट, मुख्य आधार बिंदु हमारे पास होना चाहिए, और जो बात हम उसके बारे में कहते हैं वो क्या कहलाती है? विधेय। सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, बच्चा खाना खा रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो बच्चा क्या हुआ इस वाक्य में? उद्देश्य। बच्चा क्या हुआ इस वाक्य में? उद्देश्य। अब उद्देश्य क्यों हुआ? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे के बारे में। बात क्या कर रहे हैं? कि वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। अर्थात सीधे भाषा में समझो, उद्देश्य और विदेश्य दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। उद्देश्य का स्वभाव है मुख्य रहना, और विधेय का स्वभाव है उसके बारे में कहना। उद्देश्य का स्वभाव है मुख्य रहना, और विधेय का स्वभाव है उसके बारे में कहना। तो मुख्य बिंदु यहाँ क्या है? बच्चा। क्यों? क्योंकि बात इसके बारे में हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। विधेय, अब वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। अब खाने में क्या खा रहा है? पनीर भुर्जी, दाल फ्राई, आलू पूरी, भुजिया, रसगुल्ला, कुछ भी हो सकता है खाने में। मुंह में पानी आ गया, सबके आ जाता है भाई इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी डिशेस के बारे में सुन के, है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो उसके खाने की क्रिया क्या हो गई? विधेय। उसके खाने की क्रिया क्या हो गई? विधेय। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है, रमेश क्या है? उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ता क्या है? विधेय। ध्यान रखिए, अब एग्जाम्पल हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। देखिए, हमारी क्लास में क्या चल रहा है? वाक्य विचार। पढ़ा कौन रहा है? मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, तो मैं विधेय हूँ, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? उद्देश्य। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे बोलने का मुख्य बिंदु हो जाता है, वो उद्देश्य कहलाता है ना। और जो बात हम उसके बारे में कहते हैं जो कि महत्वपूर्ण होती है तभी बोलते हैं ना, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं, तो वो क्या कहलाता है? विधेय। अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, विशु बंसल, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो के ट्विस्ट का आंसर दिया है दूरभाष। तो विशु बंसल, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो आंसर दिया था उसका मोबाइल बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। लेकिन उसी वीडियो में एक और ट्विस्ट भी था। वो दूसरा ट्विस्ट क्या था, उसका आंसर भी आप दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि हम हर वीडियो में लास्ट में, बीच में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, प्रश्न या यूँ कहूँ कि ट्विस्ट आपके लिए छोड़ती रहूँगी। आपको उनके आंसर करने हैं, उत्तर देने हैं। जितने उत्तर जिन लोगों के सही आएंगे, तो 1 महीने के बाद, पूरा 1 मंथ होने के बाद, हम हिंदी व्यक्तित्व को निकालेंगे, जिसको हम अपनी ओर से पुरस्कृत करेंगे। क्या करने के लिए? सबसे ज़्यादा सुंदर और सही उत्तर देने के लिए। तो जिसके सबसे ज़्यादा सुंदर सही उत्तर होंगे उसको मिल सकता है हमारे मंच पर आकर बोलने का मौका, अपने अनुभव साझा करने का मौका,
और हमारी तरफ से बहुत अच्छी हिंदी की पुस्तकें, बहुत सारे इनाम पुरस्कार हमने उनके लिए रखे हैं। अब सारे ट्विस्ट एक साथ थोड़ी ना खोल दूँ, है ना, धीरे धीरे। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ट्विस्ट देखते रहिए, उनके उत्तर देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और रेणु जैन के साथ हिंदी को रचनात्मक तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मेरे को लगता है अभी तक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए हम एक और उदाहरण से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लूँ। अच्छे से जगह होगी ना तो लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखिए, मनीष बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, वैसे तो इस वाक्य के अंदर क्या आ रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण क्या आ रहा है? कोई बता सकता है? कमेंट कीजिएगा, मैं बताती हूँ। पहले मनीष क्या है? संज्ञा है। गाता है उसकी क्या है? क्रिया है। और वो कैसा गाता है? बहुत अच्छा गाता है। तो ये उसका क्या है? विशेषता, उसका गुण है। तो क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। मनीष क्या करता है? बहुत अच्छा गाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन उद्देश्य और विधेय में इसमें क्या होगा? उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है? उद्देश्य है मनीष, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। विधेय है बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि यहाँ उसके गुणों की चर्चा हो रही है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में, या किसी अन्यत्र वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी हो सकता है के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो उद्देश्य और विधेय कहलाते हैं। जब मुख्य बिंदु क्या होगा, हमारा बोलने का जो विषय होगा वो मनीष है, मनीष के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा विषय मनीष है। मनीष क्या हो गया? उद्देश्य है। और जब हम उसकी गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बोल रहे हैं, वो क्या है? विधेय। ठीक है, 2 सेंटेंस दे दूं, कमेंट करके आंसर कर दीजिएगा। नॉकआउट एजुकेशन के ऊपर ये मंच जो आपको अच्छी अच्छी हिंदी क्लासेस उपलब्ध करवा रहा है ना। चलिए, मैं सोच रही हूँ आपको 2 वाक्य दे दूं। कौन सा सॉल्व करने के लिए? पहला है, शुभम ने केक खाया। बताइए उद्देश्य और विधेय इसके बारे में। दूसरा है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा भारत की क्या है? पवित्र नदी है। तो इन दोनों के उद्देश्य और विधेय आपको बताने हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। जो आंसर देगा उसका नाम मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आज के लिए आप इनको नोट कीजिए। और फिर हम आते हैं वाक्य के प्रकार पर। किस पर आते हैं? वाक्य के प्रकार पर। वाक्य के कितने प्रकार हैं? 2, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये सभी, इतना जो वर्णन मैंने किया इनका, वाक्य का, उसके भेदों का या उसके अंग का, आपको ज्ञात हुआ? आपको पता लगा? आपको समझ में आया? प्लीज़ मुझे बताइए। नहीं समझ में आया तो मैं इसका दोबारा से आपको वर्णन कर दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है, 1 मिनट का विराम, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा अब तक। चलिए, अब हम बात करते हैं कक्षा 9वीं के विषय यानी कि हिंदी के अंदर उसके पाठ्यक्रम में वाक्य के ऊपर। अब वाक्य का उसमें कौन सा बताया गया है? कक्षा 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं के मध्य में एक बात मुख्य है, कॉमन है या बराबर में आती है। कौन सी? वाक्य के प्रकार। 9वीं में वाक्य के प्रकार हैं अर्थ के आधार पर और 10वीं में वाक्य के प्रकार हैं रचना के आधार पर। तो आइए हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे? वाक्य के प्रकार किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर
वाक्य। कोई बता सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताइए 8 से कम है या 8 से ज़्यादा? कोई बता सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ क्या होगा? अर्थ का मतलब किसी भी शब्द का पर्यायवाची या गूढ़ अर्थ या उसका संभावित वर्णन करना अर्थ होता है, ठीक है ना? तो अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं आप मुझे बताइए। 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 है, 1 है, 0 है या नहीं? या 8 से ज़्यादा हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 है, 13 है, ठीक है? ठीक है, मैं बोलती हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें से पहला है विधान वाचक। पहला कौन सा है? विधानवाचक। दूसरा कौन सा है? निषेधवाचक, ठीक है? तीसरा कौन सा है? आज्ञावाचक। चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक। 4 तो मैंने बता दिए। देखो, कोई और बता सकते हो? देखो, विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, संकेत, वाचक। कोई मुझे निषेध का अर्थ बता सकता है? वैसे तो मैं वीडियो में जब एक्सप्लेन करूंगी आप भांप लेंगे, लेकिन ये भी देखिए, निषेध के अर्थ बताइए, निषेध का मतलब बताइए। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे, बहुत प्यारा भी लगता है, और मुझे ना पर्सनली बोलूं या खुद के अनुभव से कहूं तो मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसको जानना, पढ़ना, समझना, कहना, बोलना बहुत आसान है, इसीलिए। ठीक है, कौन कौन से आ गए? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा, प्रश्न, संकेत, विस्मयादि। और कौन सा रह गया? कोई बता सकता है? दिखाई दे रहा आपको बोर्ड पर? 7वां है इच्छावाचक और 8वां है संदेहवाचक। समझ में आया? देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। पहला कौन सा है? विधान। दूसरा कौन सा है? निषेध। तीसरा कौन सा है? आज्ञा। चौथा कौन सा है? प्रश्न। 5वां कौन सा है? संकेत। 6वां कौन सा है? विस्मयादि। 7वां कौन सा है? इच्छा। 8वां कौन सा है? संदेह। अब मैं आपको सबसे 2 इजी पहले बताऊंगी, सबसे आसान वाले पहले बताऊंगी। सबसे आसान कौन सा है इसमें? निषेध और प्रश्न। क्यों? निषेध का अर्थ होता है नहीं, ना। इंग्लिश में आप नेगेटिव सेंटेंस करते हो ना, सेंटेंसेस में? हाँ, वैसे ही इसमें इंग्लिश में वो नेगेटिव सेंटेंस है, हिंदी में निषेधात्मक है। निषेध का मतलब रोक भी होता है, रोकना भी होता है, मना करना भी होता है। ठीक है ना? मना करना भी इसकी एक क्रिया है। ठीक है, चलिए एक ट्विस्ट देती हूँ। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, उद्देश्य विधेय का। बच्चा खाना खा रहा है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा काल है, कौन सा काल है, टेंस कौन सा है इसमें। टेंस समझते हो ना? काल, जो आज के चल रहे बीते हुए समय के बारे में ज्ञान करवाए, काल कहलाता है। जो चल रहा है वो वर्तमान है, जो बीत गया वो भूतकाल है, जो आएगा वो भविष्य काल है। वर्तमान में तो हम जी रहे हैं, भूत की बातें हमें याद करनी नहीं चाहिए, भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं है। लेकिन आगे इनके भी कुछ कुछ भेद हैं, जैसे पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, है ना? इसी तरह
अब आपको इस वाक्य में ये बताना है कौन सा काल है, और आपको ये भी बताना है कि काल का कौन सा भेद है। सपोज मान लीजिए इसमें वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल का कौन सा भेद, वर्तमान काल का कौन सा भेद इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है। तो ये रहा आपका ट्विस्ट। इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए। और अब इन 8 जो भेद हैं हमारे, इनमें हम सबसे आसान कोई भी कर लेगा, इतने आसान भेदों को पढ़ेंगे। कौन से बताए थे मैंने? सबसे आसान 2 ही भेद हैं जिनके बारे में ज़्यादा माथापच्ची करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब वो वाक्य आपके सामने होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ये अर्थ के आधार पर ये वाला वाक्य है। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ाती हूँ अभी निषेधात्मक वाक्य के बारे में और प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। प्रश्नवाचक तो समझते हो ना, क्वेश्चन जब हम पुट करते हैं, और इसका निशान कौन सा है? ये है ना। इंग्लिश में भी तुम पढ़ते होंगे, ध्यान होगा तुमको। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश आजकल बच्चे ज़्यादा बोलते हैं ना। निषेधात्मक का मतलब होता है मना करना, ना कहना। किसी भी वस्तु, जगह, स्थान पर लिखा होता है निषेध है, अर्थात इसके लिए मना किया गया है। हम बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है ना नो पार्किंग, यहाँ कार खड़ा करना मना है। मना का मतलब निषेध है। ठीक है, धूम्रपान निषेध है, सड़कों पर कई जगहों पर लिखा होता है। हम पेट्रोल पंप पर रुकते हैं तो आप देखना वहाँ साइड में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है या धूम्रपान निषेध है। वर्जित ये भी मना करने की क्रिया है और निषेध ये भी मना करने की क्रिया है। ठीक है, वर्जित है मतलब यहाँ अपराध के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो आप समझ ही गए होंगे कि निषेधात्मक वाक्य वो वाक्य हैं जिसमें किसी भी कार्य के लिए कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना कहता है तो वो क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य। जैसे मैं आपको कहूँ अभी कि आपको आज खाना नहीं खाना है, आज आपको खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया? ये काम करने से मना किया है। अब इसको वाक्य में हम प्रयुक्त करें तो आप इसको कौन सा वाक्य बोलोगे? निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछ रहा है, अब अध्यापक की तो आदत ही है ना, वो तो बच्चों से प्रश्न ही पूछेगा, अपने विद्यार्थियों को हमेशा क्वेश्चन ही देगा, प्रश्न ही देगा और उनसे उनके जवाब उत्तर भी मांगेगा, है ना। तो जब हम किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी से प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या उन प्रश्नों के जवाब मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं, जब उस वाक्य के अंत में ये साइन आ जाता है तो वो कौन सा वाक्य होगा? वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य। सपोज मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया। प्रश्नवाचक वाक्य का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आपसे पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसके आखिर में ये निशान, ये चिन्ह आपको प्रदर्शित होता है तो वो कौन सा वाक्य है? वो है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अगर इसी तरह मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया आई है? मना करने की क्रिया आई है, ना कहने की क्रिया आई है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? निषेधात्मक वाक्य, है ना। अच्छा लग रहा है जान के कि नहीं लग रहा? लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर आज हमने 2 वाक्यों को पढ़ा है, प्रश्नवाचक वाक्य
और निषेधात्मक। निषेध का मतलब होता है मना करना, ना कहने की क्रिया। प्रश्न का, जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का जवाब देते हैं, किसी भी अवस्था में हमारे सामने प्रश्न आता है, उसके पीछे ये क्वेश्चन मार्क साइन यानी कि प्रश्न चिन्ह लगा होता है, तो वो कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, माथापच्ची है ही नहीं इन दोनों में और सबसे इजी है अर्थ के आधार पर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं अपनी वाणी को, अपने कार्य को अभी के लिए विराम देती हूँ और साथ ही साथ विशु को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके इतने सुंदर उत्तर के लिए, जवाब के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ट्विस्ट के लिए भी आप तैयार रहिए। मैंने ट्विस्ट बता दिया, बच्चा खाना खा रहा है। बाकी मैंने वीडियो में आपको निषेध का अर्थ भी पूछा है और निषेध के साथ साथ ना क्रिया का एक और शब्द भी बताया है। डैश धूम्रपान डैश है, रिक्त स्थान में भरो। निषेध के अलावा कौन सा शब्द बताया है आप देखिए, सीखिए, पढ़िए। और मैंने पंचतंत्र के बारे में आपको बताया था, है ना? तो पंचतंत्र की कहानियाँ जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। और सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग करने वाला एक राज्य राजस्थान, दूसरा आप बताइए। एक मैंने बता दिया, यहाँ बहुत सुंदर तरीके से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ की मुख्य भाषा मारवाड़ी है और मारवाड़ी का लोग अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग करते हैं। जैसे बीकानेर में काई हाँ की भाषा का प्रयोग होता है। जोधपुर की भाषा में थोड़ा सा और बदलाव आ जाता है, हाँसा, खम्मा, गणिसा, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो ये अलग अलग बेल्ट में डिवाइड है और इनकी भाषा में चलते चलते परिवर्तन आ जाता है। इसी के साथ नमस्कार, आदाब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वाक्य विचार को आप अध्ययन कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और किसी भी अन्य व्याकरण के भेद पर आपको मेरी क्लास चाहिए, बताइए, हम जरूर डिस्कस करेंगे और यूं ही मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।